जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग मौर्य प्रशासन को देखेंगे और ये मौर्य वंश का पार्ट 4 वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने मौर्य वंश से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को देखा है और वह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, चाणक्य के बारे में, अशोक के बारे में एवं अशोक के जितने भी अभिलेख हैं और मेगास्थनीज के बारे में बहुत ही विस्तार से और अच्छे तरीके से डिस्कस किया है माइंड मैप के माध्यम से। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले उन वीडियो को जाके ज़रूर देखें क्योंकि उसके बाद ही आप इस क्लास को अच्छे से लिंक करके समझ पाएंगे क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसलिए यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं या छोड़ कर देखते हैं तो आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। आज के क्लास में हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य प्रशासन का राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से था, प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे, उनके कार्य क्या थे, न्याय प्रणाली किस प्रकार से थी, मौर्यकालीन प्रांत और उनकी राजधानी कहाँ पर थी, अशोक के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य क्या थे, प्रशासनिक इकाई को देखेंगे, प्रशासक और अधिकारी के क्या कार्य थे उसको देखेंगे, मौर्यकालीन समिति, सेना और गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार से थी इसको डिस्कस करेंगे, मौर्यकालीन सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति और ललित कला, वास्तुकला, सारे पहलू को हम बारी बारी से माइंड मैप के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे और आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको गाइड करने वाला हूं तो मैं इसमें कैपेबल हूं या नहीं। मेरा नाम एल एम शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जेपीएससी मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यदि मौर्य प्रशासन व्यवस्था की बात किया जाए तो सबसे पहले आता है कि राजा का शासन किस प्रकार से था, शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी। तो राजा जो था वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन करता था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो राजा होगा वो वंशानुगत होगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसका बेटा बिंदुसार राजा बना, फिर उसका बेटा अशोक राजा बनता है, तो वंशानुगत था। लेकिन राजतंत्रात्मक होते हुए भी वो जनता का ख्याल रखते थे, जनता के हित में कार्य करते थे और साम्राज्य के विस्तार में उनका फोकस रहता था। राजा सर्वोपरि होता था, अर्थात राजा का निर्णय ही सबसे सर्वमान्य होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने, अर्थात चाणक्य ने। उनके अनुसार क्या है कि राजा को निरंकुश होना चाहिए लेकिन प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने वाला होना चाहिए। अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि जो राजा को होना चाहिए वो निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश का अर्थ हुआ कि जब साम्राज्य विस्तार की बात हो, देश हित में बात हो तो उस समय निरंकुश बन जाना चाहिए, लेकिन जब प्रजा की बात हो तो उन्हें दयालुता के साथ, नैतिकता के साथ और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। इन्हीं के अलावे जो है चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत के बारे में बात किया है। सप्तांग सिद्धांत क्या है? अर्थात राज के 7 अंग के बारे में उन्होंने बात किया था। ये 7 अंग कौन है? पहला है राजा, दूसरा है मंत्री अर्थात अमात्य, जनपद अर्थात प्रजा, दुर्ग जिसे किला कहते हैं, कोष अर्थात धन, सेना और मित्र अर्थात राजनीतिक संबंध। ये 7 अंग को मुख्य रूप से डिस्कस करते हैं अर्थशास्त्र में। कौन? चाणक्य। इसी को कहा जाता है राज के सप्तांग सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रमुख अधिकारी और महामात्र। इसमें जो है कुल संख्या 18 थी। प्रमुख अधिकारियों की जो संख्या थी टोटल कितनी थी? 18 थी। और इनका वेतन जो होता था मौर्य प्रशासन में वो 48,000 पन होता था, अर्थात 48,000 पन होता था। एक पन कितना होता है? तो एक पन का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/4 तोले चांदी का सिक्का। और प्रमुख अधिकारी को मौर्य काल में कहा जाता था तीर्थ या फिर महामात्र। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मौर्य प्रशासन में या मौर्य काल में
अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो अधिकारियों को तीर्थ या फिर महामात्र कहे जाते थे। प्रमुख जो अधिकारी या प्रमुख तीर्थ कह लीजिए या महामात्र कह लीजिए वो कौन कौन से थे? तो मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेदिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रशस्ता, प्रदेष्टि, पौर, व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल और अंतापाल। ये टोटल जो है 18 है इनकी संख्या और इतने अधिकारी होते थे। इनका क्या कार्य है बारी बारी से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मंत्री परिषद की बात किया जाए तो शासन के संचालन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते थे, काफी जरूरी होते थे और राजा को ये सलाह देने का कार्य करते थे और जो राजा है यही मंत्री परिषद के सलाह के आधार पर अपना अंतिम निर्णय लेने का कार्य करते थे। अब हम देखेंगे प्रमुख अधिकारी एवं उसके कार्य को। टोटल 18 अधिकारी थे मौर्य प्रशासन में, लेकिन सारे के बारे में जानना जरूरी नहीं है। जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला है पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष का क्या कार्य था? तो यह वाणिज्य और व्यापार का अध्यक्ष था। दूसरा है शीताध्यक्ष। ये कौन थे? तो ये कृषि विभाग का अधिकारी थे। नेक्स्ट है अष्टपटलिक। ये कौन थे? तो ये चीफ अकाउंटेंट थे, महालेखाकार थे। ये मतलब आय व्यय का ब्यौरा रखते थे। और नेक्स्ट है पौतवाध्यक्ष। ये माप तोल का अधिकारी थे। और नेक्स्ट है पत्नाध्यक्ष। ये बंदरगाहों के अध्यक्ष थे। इसको कैसे याद रखेंगे? सिंपल है, देखिए पन्य, इसको आप पैसे से कनेक्ट करिए, अर्थात वाणिज्य और व्यापार के अध्यक्ष थे। सीता, एक होता है सीता, यदि हर सही हुआ तो ये राम की पत्नी हुआ। और सीता इसका अर्थ होता है हल का जो जुता ये होता है ना, उसको सीता बोलते हैं। तो वहां से आप कनेक्ट करके ये कृषि से संबंधित है, अर्थात सीताध्यक्ष कृषि विभाग के अधिकारी थे। अष्टपटलिक, यहाँ पे आप अक्षर पर लिखना से आप समझ सकते हैं कि कागज वगैरह पर ये लिखते थे, अर्थात चीफ अकाउंटेंट थे। पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष अर्थात देखिए कुछ नाप तोल जब हम करते हैं तो जैसे दूध को आप नापते हैं तो पौवा में नापते हैं, तो वहां से कनेक्ट करके से माप तोल का अधिकारी से आप याद रख सकते हैं। और पत्नाध्यक्ष, पत्तन का मतलब ही होता है बंदरगाह, अर्थात बंदरगाहों के अध्यक्ष। इस तरह से आप अपने अनुसार भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप याद कैसे रख पाते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखेंगे न्याय प्रणाली को। न्याय प्रणाली में दो प्रकार के न्यायालय होते थे। एक का नाम था कंटक शोधन, दूसरा नाम था धर्मस्थनीय। कंटक शोधन क्या था? तो ये फौजदारी न्यायालय था, अर्थात क्रिमिनल कोर्ट था। और धर्मस्थनीय जो था ये दीवानी न्यायालय था। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि फौजदारी और दीवानी न्यायालय में क्या अंतर है। तो फौजदारी अर्थात चोरी हो गया, डकैती हो गया, रेप हो गया, क्रिमिनल केस जो होते हैं उसे फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। और मौर्य प्रशासन में इसे कंटक शोधन के नाम से जाना जाता था। वहीं किसी संपत्ति का विवाद है तो ऐसे विवाद को निपटारा के लिए जो न्यायालय होता है उसे दीवानी न्यायालय कहा जाता है। और मौर्य प्रशासन में इसे धर्मस्थनीय कहा जाता था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यह सिविल कोर्ट था, सिविल कोर्ट था धर्मस्थनीय, जबकि क्रिमिनल कोर्ट था कंटक शोधन। नेक्स्ट हम देखेंगे मौर्यकालीन प्रांत और राजधानी। यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहां से जो मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितने प्रांत थे और अशोक के समय में कितने प्रांत थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में टोटल 4 प्रांत थे। ये 4 प्रांत कौन कौन थे? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य क्षेत्र और अवंतीपथ। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी, मध्य क्षेत्र का राजधानी था पाटलिपुत्र और अवंतीपथ का राजधानी था उज्जैन। यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रांत और उसके राजधानी को मिलाइए, मिलान के रूप में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन समय में उत्तरापथ की राजधानी कहां थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ की कहां थी? तो स्वर्णगिरी। मध्य क्षेत्र का कहां था? तो पाटलिपुत्र। और अवंतीपथ का था उज्जैन। ये था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन अशोक के समय में एक 5वां प्रांत ऐड हो जाता है और ये 5वां प्रांत कौन था? तो कलिंग, और इसकी राजधानी थी तोसली। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि अशोक के समय में टोटल कितने प्रांत थे? तो 5 प्रांत थे। 5वां प्रांत कौन ऐड हुआ था? तो कलिंग। कलिंग की राजधानी कहां थी? तो तोसली थी। ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अशोक के समय में प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे और उनका कार्य क्या था।
तो अशोक के समय में जो प्रमुख अधिकारी हो गए थे वो थे समाहर्ता, जिसका कार्य था कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी थे ये। नेक्स्ट है सन्निधाता, ये कोषागार और भंडार का संरक्षक थे। नेक्स्ट है व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश थे। धम्म महापात्र, ये समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए होते थे। नेक्स्ट है अंतः महामात्य, ये सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार या प्रसार करने के लिए थे। नेक्स्ट है सत्राध्यक्ष, ये महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करते थे। रज्जुक, ये साम्राज्य में न्याय का कार्य देखते थे। युक्तक, ये जिले में राजस्व वसूली करते थे। प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश थे। और महामात्य प्रसर्प, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तो इसमें जो ध्यान में रखना है आपको खास करके समाहर्ता और महामात्य प्रसर्प के बारे में। महामात्य प्रसर्प जो थे एक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी थे, वहीं समाहर्ता एक कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी थे। बाकी ये सब 1 से 2 बार जरूर देख लें, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रशासनिक इकाइयां। प्रशासनिक इकाइयां की बात किया जाए तो मौर्य प्रशासन को प्रांत, आहार या फिर विषय, आहार और विषय दोनों एक ही थे, इसमें बांटा जाता था। और एक विषय में कई जिले होते थे और एक जिले के अंतर्गत कई स्थानिक होते थे। और फिर प्रत्येक स्थानीय में लगभग 800 ग्राम या गांव होते थे और गांव में फिर जन होते थे, अर्थात लोग होते थे। यदि चार्ट के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले हो गया प्रांत, ठीक है, इसके नीचे हो गया आहार या फिर विषय, विषय के नीचे हो गए जिले, और जिले के अंतर्गत में होता था स्थानिक, और स्थानिक के नीचे होता था ग्राम। इस प्रकार से बांटा गया था प्रशासनिक इकाइयों को। और ग्राम में लगभग, ये स्थानिक में लगभग कितने ग्राम होते थे, तो ये लगभग 800 ग्राम होते थे, 800 गांव होते थे। जैसे अभी बात किया जाए तो हम प्रशासनिक इकाइयों को कैसे बांटते हैं, सबसे पहले होता है देश, इसके बाद होता है राज्य, राज्य के बाद आता है जिला, जिला के बाद आता है अनुमंडल, अनुमंडल के बाद आता है ब्लॉक, ब्लॉक को फिर बांटा जाता है पंचायत में, पंचायत को बांटा जाता है गांव में। अभी इस तरह से है, लेकिन मौर्य प्रशासन में कैसे था, तो प्रांत था, फिर आहार या फिर विषय, इसके बाद विषय को बांटा गया किसमें, स्थानिक में, और स्थानिक को बांटा गया ग्राम में, जिसमें कि एक स्थानिक में लगभग 800 गांव होते थे। तो ये विभाजन आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से बनता है। आपको क्रम सजाने के लिए दे दिया जाएगा, प्रांत, आहार, विषय, स्थानिक और ग्राम को आप अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में या फिर जनसंख्या के आधार पे आपको सजाने के लिए दिया जाएगा ऑप्शन में। तो आप यदि जानेंगे इस चीज को कि सबसे बड़ा प्रांत था, उसके बाद विषय था, उसके बाद स्थानिक था, उसके बाद फिर ग्राम था, तब जाके आप इसको अच्छे से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रशासक और अधिकारी। अभी जैसे हम देखें कि अलग अलग इकाइयों में बांटा गया था, प्रांत में या फिर विषय में, फिर ग्राम में। तो प्रांत का जो अधिकारी या फिर प्रमुख होता था उसे कुमार या फिर आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांत के अधिकारी कौन थे, कुमार। उसी प्रकार विषय या फिर आहार के अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। ग्राम के अर्थात गांव के मुखिया को ग्रामीण या फिर ग्राम प्रधान कहा जाता था। और 10 ग्रामों के समूह को गोप या फिर 10 ग्राम प्रमुख कहा जाता था। इस प्रकार से उसके प्रमुख थे। प्रांत के प्रमुख कुमार या फिर आर्यपुत्र हो गए, विषय का विषयपति, ग्राम का ग्रामीण, और 10 ग्रामों के समूह को गोप कहा जाता था। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे अभी होता है ना कि राज्य के मुखिया को क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। जिला के मुखिया को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। ब्लॉक को क्या बोलते हैं, बीडीओ, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो उसी प्रकार से इसके मुखिया को मौर्य प्रशासन के समय में प्रांत को जो मुखिया था या फिर अधिकारी था वो कुमार या फिर आर्यपुत्र कहलाते थे। ये कुमार का अर्थ हुआ कि प्रांत के जो अधिकारी होते थे ये राजा के ही पुत्र होते थे या फिर भावी शासक होते थे। जैसे आप पढ़े थे पिछले क्लास में कि अशोक जो है उज्जैन का, अवंती का गवर्नर रह चुका था। तो वो कौन थे, अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था, अर्थात कुमार वहां का अधिकारी था। इसी प्रकार से ये अलग अलग अधिकारी विषय, ग्राम और ग्रामीण स्तर पर होते थे। नेक्स्ट अब हम मौर्यकालीन समय में समिति, सेना और गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार से थी उसको देखेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे, अब हम देखेंगे नगर प्रशासन की समितियां कौन कौन सी थी। मेगास्थनीज के अनुसार यदि बात किया जाए तो टोटल 6 समितियां थी मौर्य प्रशासन में, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। टोटल समिति कितने थे? 6, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो टोटल 6 समिति हो गया और एक समिति में 5 सदस्य हो गए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 30। 6 5 जा 30। ठीक है। अब प्रथम समिति किसके लिए होता था? तो विदेशियों की देखरेख के लिए था। द्वितीय समिति जन मरण का लेखा जोखा रखता था। तृतीय जो था उद्योग और शिल्पकारों की निगरानी रखता था। चतुर्थ जो है व्यापार और वाणिज्य की निगरानी रखता था, और पंचम जो है वस्तुओं की बिक्री की निगरानी रखता था, और षष्ठम बिक्री कर को वसूलता था। और ये किसके अनुसार है? तो ये मेगास्थनीज के अनुसार है कि मेगास्थनीज के अनुसार टोटल 6 समितियां थी, प्रत्येक में 5 सदस्य थे और सबका कार्य अलग अलग था। अलग अलग समिति अलग अलग कार्य को देखते थे। अब मौर्यकालीन सेना के बारे में बात करेंगे। मौर्यकालीन सेना की बात किया जाए तो सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। यह चीज ध्यान में रखना है। कृषकों के बाद सबसे अधिक संख्या जो थी वह सैनिकों की ही थी, और इसमें नौसेना भी शामिल था। प्लिनी के अनुसार यदि बात किया जाए तो चंद्रगुप्त की सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार सैनिक थे, 9,000 हाथी वाले सैनिक थे और 8,000 रथ सैनिक थे। इतनी बड़ी विशाल सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास था। आप समझ सकते हैं, ये अपनी सेना के दम पे ये माना जाता है कि पूरे भारत को रौंद डाला था इसने। मेगास्थनीज की जिस तरह से प्रशासनिक समिति के बारे में उसने बात किया है मेगास्थनीज ने, उसी प्रकार से उसने सेना के समिति के बारे में भी बात किया है। मेगास्थनीज के अनुसार सेना में भी जो है टोटल 6 समितियां थी। टोटल कितने समिति थे? 6। यहाँ पर भी प्रशासनिक समितियां भी 6 थी और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। उसी प्रकार सेना में भी टोटल 6 समिति थी और इसमें भी टोटल 5 सदस्य होते थे एक समिति में। प्रथम समिति किसका था? तो ये जल सेना अर्थात नेवी के लिए था। द्वितीय सेना जो था वो रसद और परिवहन के लिए होता था, सैनिकों के खाने पीने की व्यवस्था करती थी और परिवहन का ध्यान रखता था। कौन? द्वितीय समिति। तृतीय समिति पैदल सेना के लिए था। चतुर्थ जो है घुड़सवार सेना के लिए था। पंचम हाथी सेना के लिए था और षष्ठम जो था वो रथ सेना के लिए था। इस प्रकार से मेगास्थनीज के अनुसार सेना के लिए भी टोटल 6 समिति थे और प्रत्येक समिति में टोटल 5 सदस्य हुए, अर्थात 6 × 5 यदि किया जाए तो सेना के लिए भी लगभग 30 अर्थात 30 अधिकारी कार्य करते थे मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में। नेक्स्ट है हमारा गुप्तचर व्यवस्था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्तचर व्यवस्था से, खासकर से कि महामात्य प्रसर्प से आप क्या समझते हैं, गुण पुरुष कौन थे, संस्था क्या कार्य करती थी और संचरा का क्या कार्य था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर ध्यान में रखेंगे। तो महामात्य प्रसर्प जो थे ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख थे। गुण पुरुष जो है, गुप्तचर को अर्थशास्त्र में गुण पुरुष के नाम से जाना गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर को किन नाम से जाना जाता था या किन नामों से जाना जाता था, तो गुण पुरुष के नाम से जाना जाता था, जबकि गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य प्रसर्प के नाम से जाना जाता था। और एक जगह रुककर जासूसी करने वाले जहां रुकते थे और सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे उस स्थल को संस्था कहा जाता था, और घूम घूम कर जासूसी करने वाले व्यक्ति या फिर महिला को संचरा कहा जाता था। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि महामात्य प्रसर्प जो था गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, गुण पुरुष जो है गुप्तचर को कहा जाता है, और संचरा जो है घूम घूम कर जासूसी करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है गुप्तचर व्यवस्था से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे अब मौर्यकालीन सामाजिक जीवन के बारे में। यह सामाजिक जीवन अर्थात वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से था, विवाह का प्रकार किस प्रकार से था, सामाजिक वर्गीकरण, दास प्रथा और स्त्रियों की स्थिति को हम इसमें डिस्कस करेंगे। यदि वर्ण व्यवस्था की बात किया जाए तो वर्ण व्यवस्था मजबूत हो चुकी थी। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो जाति था या ये वंशानुगत हो गया था, और ये मौर्य काल में और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, अर्थात जो वंश या फिर वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो जन्म हो जाता है, वंश हो जाता है, और ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था अर्थशास्त्र के अनुसार। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे अधिक सम्मान किसे दिया जाता था, तो वो ब्राह्मण को दिया जाता था। और कौटिल्य ने टोटल 15 वर्ण संकर जातियां का डिस्कस किया, किसमें? अर्थशास्त्र में।
और इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जातियों का भी इसमें विवरण दिया गया है। वर्ण संकर जातियों को शूद्र के समान समझा जाता था। वर्ण संकर जातियों का मतलब हुआ कि उच्च पुरुष का, मान लीजिए कोई व्यक्ति शूद्र से शादी करता है या फिर शूद्र का कोई व्यक्ति उच्च कुल की लड़की से शादी करता है तो ये संकर जातियां कहलाई जाती थी और इसे शूद्र के समान ही समझा जाता था अर्थशास्त्र के अनुसार। अब हम विवाह के प्रकार के बारे में बात करेंगे। विवाह का प्रकार के बारे में बात किया जाए तो अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह और नियोग प्रथा के बारे में बात किया गया है। यह अनुलोम विवाह क्या है, तो जब पुरुष उच्च वर्ण का होता है और महिला निम्न वर्ग का होता है और जब ये आपस में शादी करते हैं तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। वहीं प्रतिलोम विवाह क्या है, जब पुरुष जो है निम्न वर्ग का और महिला उच्च वर्ग की होती है और आपस में शादी करते हैं तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। और तीसरा एक नियोग प्रथा है। यह एक प्रकार का प्रथा था, प्रचलन था। ये नियोग प्रथा क्या है, जब मान लीजिए किसी स्त्री का पति का देहांत हो जाता था, निधन हो जाता था, तो स्त्री को देवर के साथ संबंध बनाने का इजाजत प्राप्त था। क्यों? ताकि वो संतान उत्पत्ति कर सके और इसी प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। अर्थात मौर्य काल में जो है नियोग प्रथा भी प्रचलन में था। नेक्स्ट हम देखेंगे समाज का वर्गीकरण। समाज का वर्गीकरण जो है मेगास्थनीज के अनुसार टोटल 7 वर्गों में था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज का वर्गीकरण कितने भागों में या फिर कितने वर्गों में किया गया है, तो टोटल 7 वर्गों में किया गया था। ये 7 वर्ग कौन कौन थे, तो दार्शनिक वर्ग, शिल्पी वर्ग, योद्धा वर्ग, किसान वर्ग या फिर कृषक वर्ग, अहीर, निरीक्षक और सभासद। ये टोटल 7 वर्ग थे। ये आपको ध्यान में रखना है। नाम याद नहीं रहे लेकिन कम से कम कितने वर्ग थे, तो टोटल 7 वर्ग थे। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है और ये था मेगास्थनीज के अनुसार और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है इसमें दास प्रथा। दास प्रथा क्या था, तो दासों को कृषि कार्य करवाया जाता था। ये दास प्रथा था। अर्थात जो भी दास थे उनको कार्य जो दिया जाता था उसका कार्य क्या था, कृषि करना। अब हम बात करेंगे स्त्रियों की स्थिति अर्थात महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से थी। तो महिलाओं की बात किया जाए तो स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उन्हें सम्राट की अंग निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर सकती थी, लेकिन सम्राट अर्थात राजा का वो अंग निरीक्षक बॉडीगार्ड के रूप में उनका नियुक्ति किया जा सकता था। और इसी के आधार पर आप 20 कन्या के बारे में पढ़े होंगे या सुने होंगे। 20 कन्या जो होती थी उन्हें बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर खिलाया जाता था ताकि उसके शरीर में जो है जहर का प्रभाव उसके लिए तो नहीं कार्य करे, लेकिन वो 20 कन्या किसी को काट ले तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाए। उसी को 20 कन्या कहा जाता था। और ये चाणक्य का ही यह नीति था। उसी के तहत शासकों या फिर राजाओं के अंग निरीक्षक के रूप में 20 कन्या को उनके लिए रखा जाता था ताकि आपातकाल स्थिति में जब वहां कोई सैनिक नहीं हो फिर भी ये राजा या फिर शासक का बचाव कर सके। कौन? 20 कन्या। नेक्स्ट है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा भी बताया आपको। नियोग प्रथा में क्या था, यदि किसी महिला के पति का देहांत हो जाता है तो वह अपने देवर अर्थात पति के छोटे भाई के साथ संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति कर सकती थी। इसी को नियोग प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट है यह निष्कासनी। यह क्या था, तो वह स्त्री जो घर से बाहर नहीं निकलती थी वैसी महिलाओं को यह निष्कासनी महिला कहा जाता था। नेक्स्ट है गणिका। गणिका किसे कहा जाता था, तो वेश्या को गणिका कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मौर्यकालीन समय में या मौर्यकालीन काल में वेश्या को क्या कहा जाता था, तो वेश्या को गणिका कहा जाता था। वहीं एक और शब्द है रूपजीवा। रूपजीवा कौन था, तो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूपजीवा के नाम से जाना जाता था। रूपजीवा अर्थात वैसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति को काम के रूप में अपना लेती थी और उसे ही रूपजीवा कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इसका विवरण भी मिलता है। चाणक्य जो पुस्तक लिखे अर्थशास्त्र उसमें आपको ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे मौर्य काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता। तो मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य। इसी पर मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी और राज्य का आर्थिक जो है स्थिति काफी अच्छा था। आप ही समझिए जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और चाणक्य जैसे प्रधानमंत्री हो और ऐसे ऐसे महान शासक हो और खनिज संपदा से परिपूर्ण हमारा मगध हो, तो वहाँ का वाणिज्यिक स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति तो अच्छा रहेगा ही ना। तो राज्य का जो स्थिति था वो आर्थिक रूप से समृद्ध था, काफी मजबूत था। प्रमुख अधिकारी
की बात किया जाए तो अर्थशास्त्र के अनुसार टोटल 26 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे अर्थशास्त्र को संभालने के लिए, और इनका कार्य था आर्थिक गतिविधियों का देखभाल करना, उस पर निर्णय लेना और जरूरत पड़ने पर उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है वो सब निर्णय ये सब लेते थे। ये टोटल जो 26 चेयरमैन थे, 26 अध्यक्ष थे वे लोग मिलकर। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कृषि का एक अपना महत्व था, कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण था और राज्य में कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था किया जाता था। और इसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था और ये करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है? तो ये पुष्यगुप्त ने करवाया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ पर किया गया है, उस स्थान को आपको बताना है। पिछले क्लास में मैंने इसको बताया है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब निश्चित रूप से देना है। इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है आदेव मातृका। आदेव मातृका से आप क्या समझते हैं? तो अच्छी मिट्टी को जो है आदेव मातृका कहा जाता था। मिट्टी के प्रकार में बात किया जाए तो दो प्रकार के मिट्टी थे, एक था राजकीय स्वामित्व की भूमि और दूसरा है निजी स्वामित्व की भूमि। ये दो प्रकार के भूमि का प्रचलन था, अर्थात जो राजा के द्वारा दिया गया भूमि होता था उसे राजकीय स्वामित्व का भूमि कहा जाता था और जो निजी भूमि होते थे वो निजी स्वामित्व के भूमि कहलाते थे। भूमि कर की बात किया जाए अर्थात कितना टैक्स देना पड़ता था भूमि कर का, तो कुल उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक टैक्स दिया जाता था भूमि कर के रूप में। और सिंचाई कर की बात किया जाए तो 1/3 से 1/5 तक अर्थात 33.33% से लेकर 20% तक सिंचाई कर दिया जाता था। और भाग क्या था? तो भाग कहा जाता था कृषि पर राज्य द्वारा लिया जाने वाले कर को भाग कहा जाता था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि कर और सिंचाई कर दोनों को मिलाकर जो टैक्स था वह हाफ था, अर्थात 1/2 था या फिर 50% था। कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के पास ना भूमि है ना सिंचाई करने की व्यवस्था है और यदि राज्य के द्वारा उन्हें भूमि और सिंचाई दोनों की व्यवस्था करवा कर दिया जाता है तो और वह व्यक्ति मान लीजिए 100 kg अनाज उपजाता है तो 50 kg वह टैक्स देगा और 50 kg अपने पास रखेगा। तो भूमि कर और सिंचाई कर के रूप में 50% अर्थात 1/2 टैक्स लिया जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पे एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग से आप क्या समझते हैं? तो कृषि आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाले कर या टैक्स को भाग के नाम से जाना जाता था। सिक्के के बारे में बात किया जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से सिक्के का भी अपना महत्व होता है। तो सोना के सिक्के को निष्क या फिर स्वर्ण कहा जाता था, चांदी को कसारपन कहा जाता था या फिर धरन, और तांबा जो कि छोटा सिक्का होता था उसे काकनी कहा जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? तो निष्क कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कसारपन कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप देखेंगे जब बनाएंगे तो आपको मिलेगा PYQ में आपको। और तांबा को काकनी कहा जाता था। देखिए ये सारे फैक्ट को बहुत ही मेहनत से ढूंढ के या फिर ये माइंड मैप के रूप में आपके सामने लाता हूँ। बहुत ही मेहनत लगता है और यदि आपको लगे कि सच में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने अच्छे से कमेंट और क्या और आप सुझाव देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आगे वीडियो बनाने के लिए लगातार हम मोटिवेटेड रहें। आपसे यह रिक्वेस्ट है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है लक्षणाध्यक्ष से आप क्या समझते हैं? तो सिक्का जारी करने वाला अधिकारी जो होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो वह सिक्का जारी करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट उद्योग की बात किया जाए तो उद्योग जो मुख्य रूप से था वह वस्त्र निर्माण उद्योग था। उद्योग जो था बिजनेस के रूप में जो रियल में जिसमें बिजनेस किया जाता था वह वस्त्र निर्माण उद्योग था और इसके संबंधित अधिकारी को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? सूत्राध्यक्ष, इसको इंग्लिश में यदि लिखा जाए तो सूत्रा और यहाँ पे सूत और सूती से कनेक्ट कीजिए। सूती वस्त्र उद्योग होता है ना, तो सूती किससे जुड़ा होता है? वस्त्र से, अर्थात वस्त्र निर्माण के संबंधित अधिकारी या अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। राइट। नेक्स्ट है व्यापार में जो टैक्स लिया जाता था उसके लिए क्या व्यवस्था थी? तो बिक्री कर जो है टोटल मूल्य का 10वां भाग था, अर्थात सपोज दैट
कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 100 रुपये में बेचता है तो उसको 10वां भाग अर्थात 10% टैक्स देना पड़ेगा, अर्थात 10 रुपये उसका टैक्स लग जाएगा। 1000 का यदि कोई सामान बेचता है तो उसको 100 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, और यदि वह टैक्स को बचाता है, टैक्स में बेईमानी करता है और चोरी करने पर टैक्स चोरी में वह पकड़ा जाता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। इतनी कठोर सजा थी मौर्य काल में। तो ध्यान में रखना है, बिक्री कर अर्थात सेल टैक्स कितना था, तो 10वां भाग था अर्थात 10% था, और नहीं देने पर, चोरी करने पर मृत्यु दंड उसे दिया जाता था। और ब्याज को रूपिका या फिर परिछन कहा जाता था। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मौर्य काल में जो इंटरेस्ट होता था या फिर ब्याज होता था उसके लिए रूपिका और परिछन शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, व्यापार के लिए किस मार्ग या फिर स्थान का प्रयोग किया जाता था। तो व्यापार के लिए मुख्य रूप से जल मार्ग ज्यादा सुलभ माना जाता था स्थल मार्ग से, अर्थात स्थल मार्ग से ज्यादा जल मार्ग को तवज्जो दिया जाता था। और प्रमुख राजमार्ग कौन था, तो ये उत्तरापथ था। उत्तरापथ जो है प्रमुख मार्ग था, और यहाँ से रोम, फारस, सीरिया, मिस्र जैसे देशों से व्यापार किया जाता था। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके बंदरगाह से संबंधित। पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह था मौर्य काल में, तो ताम्रलिप्ति था। और पश्चिमी तट पे जो है सोपारा, भड़ोच जिसे भिरकुच कहा जाता है, ये बंदरगाह थे। तो यहाँ से ताम्रलिप्ति से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह था, तो ताम्रलिप्ति था। वहीं पश्चिमी तट पर कौन था, तो सोपारा या फिर भड़ोच जिसे भिरकुच कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम मौर्य काल में वास्तुकला के निर्माण के बारे में जानेंगे कि मौर्य काल में कौन कौन से वास्तुकला, कौन कौन से गुफा, स्तंभ वगैरह का निर्माण किया गया। अब हम बात करेंगे नगर निर्माण। नगर निर्माण की बात किया जाए तो अशोक ने कई नगरों की स्थापना की थी, जिसमें से 2 नगर मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है आपका श्रीनगर जो कि कश्मीर में है, और दूसरा है ललितपट जो कि नेपाल में है। क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ललितपट जो कि नेपाल में स्थित है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मौर्य काल के वास्तुकला से संबंधित है आपका राजप्रसाद। ये राजप्रसाद कौन सा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल ये लकड़ी से बना हुआ था, जिसे राजप्रसाद कहा जाता था। और कुम्हरार पटना में 80 स्तंभों वाले महल के अवशेष मिले हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, ये कुम्हरार का है। यहाँ पे 80 स्तंभ हैं और ये अवशेष अभी भी वहाँ पर आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा। इसे राजप्रसाद के नाम से जाना जाता है, और ये कुम्हरार पटना में है, और ये 80 स्तंभों वाला है। और इसको किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सभागार किससे बना था, तो ये लकड़ी का बना हुआ था। ध्यान में रखेंगे आप। मूर्ति कला का बात किया जाए तो दीदारगंज जो कि पटना में है, वहां से एक अछिनी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, और ये काफी बेहतरीन दिखता है। ये उत्कृष्ट मूर्ति कला का एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये मौर्यकालीन मूर्ति है, अछिनी की मूर्ति से माना जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है गुफाएं आपको पता है अशोक ने जो है गया में बराबर की पहाड़ियों पर जो है एक गुफा बनाया था, जिसका नाम था सुदामा गुफा। ये कहाँ पे है, गया में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गया में स्थित सुदामा गुफा किसने बनवाई, तो अशोक ने बनवाए। वहीं अशोक के पौत्र अर्थात अशोक के पोते ने 2 और गुफाओं का निर्माण करवाया था, लोमस ऋषि गुफा और नागार्जुनी गुफा। ये दोनों किसने बनवाया है, दशरथ ने बनवाया है। आप फिगर में देख सकते हैं, ये नागार्जुनी गुफा है, और ये भी कहाँ पे है, बिहार के गया में है। ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक के स्तंभ से रिलेटेड, अशोक स्तंभ के बारे में। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि एकास्म अशोक का जो स्तंभ है वो कैसे पत्थरों से बना हुआ है, तो यह जो है एकास्म पत्थर का मतलब हुआ कि वो पत्थर का कोई टुकड़ा नहीं है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये आपको एक ही पत्थर का दिख रहा होगा, इसमें कोई भी ज्वाइंट आपको कहीं नहीं दिखेगा। इसी को कहा जाता है एकास्म पत्थर। जो ज्वाइंट है ये ऊपर में जो आपको सींग, गेंडा वगैरह जो जोड़ा गया है, सांड वगैरह जो जोड़ा गया है, ये अलग से जोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ से नीचे आप देखेंगे तो एक ही पत्थर है, तो इसी को कहा जाता है एकास्म पत्थर। और ऊपर वाला पार्ट को ऐड किया जाता था। और ये जो पत्थर था ये बलुआ पत्थर का था, चुनार से ये लाया गया था, चुनार के बलुआ पत्थर का यह बना हुआ। जितने भी अभिलेख या स्तंभ हैं ये एकास्म पत्थर के बने हुए हैं, और ये बलुआ पत्थर के हैं, और ये चुनार से लाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है।
इसमें जो है केवल शीर्ष भाग जैसे सिंह, सांड वगैरह को अलग से जोड़ा जाता है। यहाँ पे सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है ये सबसे बेहतरीन माना जाता है। स्तंभों का उद्देश्य क्या था? तो ये धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। अशोक ने इसीलिए इसे बनवाया था। प्रमुख स्तंभ के रूप में लोरिया नंदगढ़ का और रामपुरवा का जो अभिलेख है स्तंभ है उसको काफी इंपॉर्टेंट रूप से देखा जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्तूप। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्तूप का उल्लेख जो है सबसे पहले ऋग्वेद में भी मिलता है हमको स्तूप के बारे में, और इसका निर्माण जो है ईंटों से होता था। स्तूप का जो निर्माण है आप देख सकते हैं फिगर में, ईंट से होता था। प्रमुख स्तूप के रूप में सांची का स्तूप जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में है। पूछा जाता है एग्जाम में कि सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में है। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये आपका सांची का स्तूप है। यहीं ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये भरहुत का स्तूप है, ये सतना मध्य प्रदेश में है। और ये सारनाथ का स्तूप ये वाला है जो फिगर में देख रहे हैं। ये तीनों स्तूप काफी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश विदिशा में है। भरहुत का स्तूप कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश सतना में है। वहीं सारनाथ का स्तूप आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। तो ये स्तूप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम कुछ फैक्ट को देखेंगे जो मौर्यकालीन समय से रिलेटेड है। जैसे मयूर, मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो मयूर था, राइट। राजकीय चिन्ह क्या था? मयूर था। वहीं आम जनता किस भाषा में बात करते थे? तो वो पाली भाषा में बात करते थे। तक्षशिला जो है उस शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मौर्य काल में, तक्षशिला। और आपको पता होगा कि जो चाणक्य थे यही तक्षशिला के शिक्षक थे, और चंद्रगुप्त को जो प्राथमिक शिक्षा मिली थी यहीं पर वो ले जाकर दिलवाए थे। मोगलीपुत्र तीस ने कथावत्थु की रचना की है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के विनाश में किससे सहायता लिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त जब प्लान बना रहे थे नंद वंश का नाश करने के लिए और घनानंद को हराने के लिए, तो उस समय राजा प्रवर्तक की सहायता उन्होंने ली थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के लिए किससे सहायता लिया था? तो राजा प्रवर्तक से वो सहायता मांगे थे। और अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? तो वो कुणाल को भेजते हैं। कौन? अशोक। और अशोक काल में बुद्धि मूर्ति की पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। और अशोक काल में बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। अशोक के बाद मूर्ति पूजा जो है बाद में होना शुरू हुआ है। अशोक के काल में अर्थात मौर्य काल में बुद्ध की जो पूजा होती है मूर्ति की उस समय नहीं किया जाता था। तो आई होप आपको ये मौर्य काल से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 वीडियो में टोटल हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा माइंड मैप के माध्यम से। अब आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस बुक को उठाइए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं लेक्चर से मिल रहे हैं। यदि आपको सच में लगा कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसका यदि PDF आपको चाहिए हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।